लोकी का सीजन 2 खत्म हो चुका है एंड इट वाज ग्लोरियस, फैंटास्टिक, मार्वेलस। और ये मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, सीरियसली इट हैज सम ऑफ द फाइनेस्ट राइटिंग, सेटअप, पे ऑफ और कैरेक्टर डेवलपमेंट वी हैव एवर सीन इन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। जिसको एक हफ्ता हो गया और मेरी वीडियो आ जा रही है क्योंकि सेम डे पे मिस मार्वल द मार्वल्स रिलीज हुई, उसके ऊपर वीडियो बनाना था। अगले दिन 11 तारीख को मैं लोकी पे बना सकता था लेकिन आलस आ गया, क्या करूं मैं खुद का। लेकिन अब क्योंकि एक हफ्ता लेट हो तो पूरी भरपाई करूंगा एकदम डीप में जाके। तो आई होप कि यू आर रेडी। देख लिया होगा, स्पॉयलर्स आएंगे बिजली की तरह। तो लोकी एमसीयू के सबसे पहले ओजी कैरेक्टर्स में से आता है जिसको 2011 में इंट्रोड्यूस किया था कैप्टन अमेरिका से भी पहले। और मार्वल का पहला विलन कैरेक्टर जो कि एक मूवी तक ही लिमिटेड नहीं था, उसके अपनी पर्सनालिटी थी, अपनी मोटिवेशंस थे, थोड़ी बहुत ट्रेजेडी। थॉर के अंदर हजारों की जान ली, एवेंजर्स के अंदर लाखों इंसानों को मारा और टाइम टू टाइम अपने भाई के ऊपर प्रैंक करना तो भूलता नहीं है। तो उसने अपने जीवन काल में काफी बुरी चीजें करी हुई है। इनफैक्ट उसके फादर ओडिन ने भी मेंशन किया है। All this because Loki desires a throne. लोकी सीजन 2 खत्म होने के बाद ये लाइट काफी डिफरेंट हिट करती है, क्योंकि देखो पहले लोकी को थ्रोन तो चाहिए था, बट हमने बार बार देखा है कि वो अपनी माँ के लिए और अपने पापा के प्यार के लिए कितना ज्यादा केयर करता है, जिसके कारण टाइम के साथ धीरे धीरे करके उसके अंदर चेंजेस आते हैं और वो एक हीरो जैसा बन जाता है, जिसने एसगार्डियंस की जान बचाई थॉर रैग्नारॉक के एंड में और आगे चल के खुद को सैक्रिफाइस भी कर देता है। इवन उसके भाई ने जब ये डायलॉग बोला था, तो इट वॉज अ ग्रेट कैरेक्टर आर्क। लोगों ने उसके लिए बुरा फील किया जब थैनोस ने ऐसा मुंडी तोड़ के, लेकिन जाते जाते ही बिकम अ लेजेंड विथ हिज फाइनल वर्ड्स। अगर मार्वल ने यहीं पे ब्रेक लगा दी होती फिर भी लोकी का जो कैरेक्टर है वो फैन फेवरेट्स में होता, लेकिन मार्वल ने क्या किया, उसके ऊपर सीरीज अनाउंस कर दी। और ये कितना बड़ा रिस्क था इसका अंदाजा तुम उसके भाई थॉर की तरफ देखकर लगा सकते हो। इन्फिनिटी वॉर एंड गेम से उसको दुनिया भर की पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन अगली ही पिक्चर इतनी घटिया बना दी। थॉर की लेगेसी आज के दिन पे कहां है वो तुम खुद जज कर लो। यही सेम चीज लोकी के साथ भी हो सकती थी अगर ये वेब सीरीज मिस फायर कर जाती तो, बट दे हैड अ प्लान टू मेक 2 परफेक्ट सीजन जहां पर तुमको लग रहा है कि चीजें सर्कल में घूम रही है, बट वो सर्कल नहीं बल्कि एक स्पाइरल है। जितनी बार भी हम लोग पुराने सीन्स, पुराने सिचुएशंस को फिर से विजिट करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सही लेकिन डिफरेंस आया होता है। और जो मैंने बोला वो तुमने ध्यान से सुना ना कि 2 परफेक्ट सीजन, क्योंकि आज के डेट पे तो अपडेट ऐसा है कि तीसरा सीजन उन्होंने कुछ प्लान नहीं किया। दिस इज द एंड। और ये फाइनल सीजन एक सेटिस्फाइंग हार्ट ब्रेक के जैसा फील होता है, जिसके अंदर अपने को ट्रेजेडी तो दिखती है लेकिन एक हैप्पी एंडिंग के साथ, जहां पर उसने अपने आप को एक तरीके से सैक्रिफाइस कर दिया ताकि उसके फ्रेंड्स और बाकी सारे लोग ही हु रिमेन्स के कंट्रोल से बाहर रह सके। वो जो ऐसा हल्का सा टेक्स्ट लिखा हुआ था ना कि सेंचुरीज लेटर, वो डिसीजन इतना ज्यादा गजब का था। उसको रीड करते वक्त सबसे पहले तो शॉक हो जाते हैं कि क्या सच में इतना टाइम दिया उसने। He really did it। उस इकलौते लाइन से अपने को 2 चीजें क्लियर होती है कि इट इज नॉट इजी टू गो अगेंस्ट द मैन हु हैज कॉन्कर्ड टाइम। प्लस अपने को लॉजिकल रीजन भी मिल जाता है कि लोकी गॉड ऑफ द मल्टीवर्स कैसे बना। कैंग को जितनी भी सारी चीजें पता है वो सब कुछ सीख कर, सदियों उसमें बिताकर। वैसे अगर सोचने जाओगे तो उसका लाइफ स्पैन 5000 साल तक हो सकता है एवरेज, इसलिए वो एक परफेक्ट कैंडिडेट भी था क्योंकि ये सेंचुरीज उसके लिए रिलेटिवली 2-3 साल के बराबर है। लेकिन फिर भी भाई ने मेहनत तो करी है। और तुम अगले स्टेज पे जाके सोचोगे तो लोकी की ट्रेजेडी ऑलमोस्ट हमेशा ही हारा है वो साउथ अफ्रीका की तरह। पहले थॉर में भाई से हार गया, जो बायोलॉजिकल बाप है वो मर चुका है, जिसने पाल पोस कर बड़ा किया वो उसकी नजरों में कोई इज्जत नहीं। एवेंजर्स में एवेंजर से हार जाता है। थॉर 2 के अंदर उसको थ्रोन तो मिला लेकिन मां मर गई और बाप भी ऑलमोस्ट गायब। इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में थैनोस से हार गया। लोकी सीजन 1 के फिनाले में सिल्वी उसको हरा देती है और सीजन 2 के एंड में भी वो कैंग से हार ही रहा होता है अंटिल ही बिकेम द गॉड ऑफ द मल्टीवर्स। मैं उसी अमेजिंग सीन की बात कर रहा हूं जिसके अंदर वो सारे टाइमलाइंस को पकड़ के लेके जा रहा है। तुमको नहीं पता कि क्या चल रहा है लेकिन फिर भी तुमको आइडिया है कि क्या चल रहा है, क्योंकि हियर इज द क्वेश्चन कि उसने ये कैसे किया। वो खुद अपने हाथों से टाइमलाइंस को जिंदा करके पूरे मल्टीवर्स को पावर कैसे दे रहा है। अब आप लोग एकदम डिटेल में जाके ऐसा नर्डी डिस्कशन करने वाले हैं तो एकदम ध्यान देना। लोकी अपनी पावर यूज करके जो लूम है उसको तोड़ देता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भी ब्रांचेस है वो मर रही हैं। क्यों? एक कॉमन रीजन जो तुमने शायद सुना होगा कि जो टेम्पोरल लूम है वो मल्टीवर्स को पावर दे रहा था और उसको जिंदा रख रहा था। तो लूम बनने से पहले कैसे चल रहा था ये सब? करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से, और लोकी की पूरी एंडिंग को समझाने के लिए मैं 2 पॉइंट्स तुम्हारे सामने रखता हूँ। पहला एकदम बेसिक क्वेश्चन कि ही हू रिमेन्स ने जो टेम्पोरल लूम बनाया है उसका पर्पस क्या था। ब्रांचेस को
प्रून करके डिलीट करना ताकि मल्टीवर्सल वॉर कैंग्स के बीच में स्टार्ट ना हो। और यही वो इकलौता रीजन है टीवी भी एग्जिस्ट करती थी। अगला जो पॉइंट नंबर 2 है उसको लेके बड़ा क्लू अपने को मिलता है जब लोकी और ही हू रिमेन्स एंड में बात कर रहे हैं और लोकी बोलता है कि आई विल चेंज द इक्वेशन, आई विल ब्रेक द लूम। ही हू रिमेन्स का अगला ही एकदम फटाक से डायलॉग है कि लूम जो है ना वो एक ब्रूटल वॉर को प्रिवेंट करता है, वेयर नथिंग सर्वाइव्स नॉट इवन द सीक्रेट टाइमलाइन, और इसीलिए वो ब्रांचेस मरने लगती हैं। क्योंकि लूम वहां पे है नहीं, लोकी ने उसको तोड़ दिया है, तो एक मल्टीवर्सल वॉर चालू हो चुका है और सब कुछ खत्म हो रहा है धीरे धीरे। और इसीलिए लोकी वो पर्सन था जिसने सबको रिवाइव किया। क्योंकि तुम सोच के देखो कि जो गॉड लोकी है उसकी पावर्स क्या है, ही इज अ गॉड ऑफ मिस्चिफ, वो लाइफ थोड़ी दे सकता है। नहीं, ये पावर उसके पास पहले भी नहीं थी और इस सीजन के अंदर भी नहीं सीखी है उसने, बल्कि जो नया चीज उसको मिला है टाइम के ऊपर कंट्रोल। तो लोकी जब पहली बार ब्रांच को पकड़ के उसके अंदर अपनी पावर दे रहा है, मतलब वो टाइम का यूज कर रहा है चीजों को रिवर्स करने के लिए, लेकिन उसको छोड़ते ही टाइमलाइन फिर से बर्बाद होने लगती है। इसीलिए उसको रियलाइज होता है कि अब मुझे सबको पकड़ के रखना पड़ेगा। ऐसे करके उसने मल्टीवर्सल वॉर को रिवर्स किया हर एक टाइमलाइन में से, इसीलिए वो वापस से जिंदा हो पाए। तो अब वो बैठा अपने थ्रोन के ऊपर चीजों को मॉडरेट करते हुए ताकि चीजें उस लेवल तक रीच ना हो। और वो कैसे कंट्रोल कर रहा है, कैसे ये कैंग का डोमिनेशन और उनकी आपस में फाइट को रोका जा रहा है, ये अपने को किसी एक मूवी में ही दिखा देंगे, कैंग डायनेस्टी। लेकिन ये भारी भरकम इंफॉर्मेशन से थोड़ा पीछे हट के देखोगे तो कैसा लगता है ना कि एक तरफ पूरी आग लगी हुई है एमसीयू के अंदर और दूसरी तरफ अपने को एक ही कैरेक्टर के दो ऐसे जर्नीज देखने मिल गए, दोनों ही एकदम ऐसा दिल को कष्ट पहुंचाने वाले, लेकिन देखकर अच्छा लगा। लोकी इज द ओनली कैरेक्टर इन एमसीयू जिसको ऐसा ट्रीटमेंट मिला हो। रिलीज के इतने दिनों बाद वीडियो बनाने का एक और फायदा है कि सामने काफी सारी थ्योरीज आ चुकी हैं। अब उसमें से कुछ एकदम जूसी वाली पिक करेंगे अपन। सबसे पहला कि अगर तुम सोच रहे हो कि लोकी क्या बन चुका है, मैनेजर, मॉडरेटर, करता धरता या फिर गॉड ऑफ द मल्टीवर्स, क्योंकि बेसिक्स ऐसे हैं, मार्वल ने कभी क्लियर नहीं किया कि अपने को जो टाइमलाइंस दिखे थे और जो यूनिवर्स है ना वो दोनों कंसेप्ट अलग अलग है। थॉर 1 से लेके इन्फिनिटी वॉर तक हमने जिस लोकी को देखा वो एक यूनिवर्स का पार्ट है। वेब सीरीज वाले टेसरेक्ट लेके भाग जाते हैं, वो उस यूनिवर्स का एक अलग टाइमलाइन हो गया। सीजन 1 के अंदर जो हमने एलिगेटर लोकी देखा या फिर सिल्वी हो गई, वो डिफरेंट यूनिवर्स का पार्ट है। टीवी खुद ये सारे यूनिवर्स से एक डिफरेंट प्लेस पे एग्जिस्ट करता था और वहां से सबको एक साथ मैनेज करके जो इकलौती स्टोरी हर एक यूनिवर्स के अंदर चलनी है डिसाइड कर लिया, वो बन गया सीक्रेट टाइमलाइन। लास्ट एपिसोड के अंदर जब लोकी ने ये सब कुछ मैनेज करने वाले डिवाइस को ही तोड़ दिया तो उसके सामने अलग अलग यूनिवर्स भी हैं और उनके अलग अलग टाइमलाइंस भी है। इतना सब कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा है, तो कुल मिला के सिंपल सी बात की वो पूरे मल्टीवर्स का एक मैनेजर, बॉस, ओनर बन चुका है, कंट्रोलर बन चुका है, ये ज्यादा बेटर वर्ड है, क्योंकि अब उसके हाथ में कि किसको कितनी फ्री विल देनी है और कितनी नहीं। इसी लॉजिक से वो पूरे एमसीयू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन चुका है। थॉर, थैनोस, वांडा, इवन इटर्नल्स के अंदर जो सेलेस्टियल्स दिखाए थे, क्योंकि जिनके भी नाम मैंने लिए वो हर यूनिवर्स के अंदर एक डिफरेंट वेरिएशन में एग्जिस्ट करते हैं, बट लोकी द कॉन्करर सिर्फ एक। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की चीजें तुमको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि अब ऐसे आने वाली है गूगली। वर्ल्ड कप का टाइम है यार, थोड़ी क्रिकेट वाली बातें निकल जाती है। जिस गूगली की मैं बात कर रहा था ना, ऐसा पॉसिबल है कि ये TVA, ही हू रिमेन्स या फिर लोकी के हाथ में अभी जितना भी तुम देख रहे हो कंट्रोल, वो मार्वल में पूरा का पूरा मल्टीवर्स नहीं बल्कि उसका एक छोटा सा पोर्शन है बस। रिक एंड मॉर्टी जिसने भी देखी है उसको समझने में थोड़ा इजी होगा, बट उसके अंदर बेसिकली रिक नाम का जो कैरेक्टर है, मैड जीनियस साइंटिस्ट, उसने हर वो यूनिवर्स जिसके अंदर वो एग्जिस्ट करता है और वो सबसे ज्यादा स्मार्ट है, उसका एक अलग क्लब बना दिया था सारी यूनिवर्स का मिला के, और उसी के अलग अलग वेरिएंट्स उसके ऊपर राज किया करते थे बेसिकली। फिर मॉर्टी नाम का जो कैरेक्टर है वो इसमें से टूट के बाहर निकल जाता है और उसको ऐसी दुनियाएं मिल सकती हैं जिसमें रिक नाम का कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। कहने का मतलब कि ऐसे यूनिवर्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं जो कि लोकी के उस फाइनल ट्री वाले फॉर्म से अलग है, बाहर है, जिसके कारण एक बात की पॉसिबिलिटी बन जाती है कि उस यूनिवर्स में से कोई कैंग का वेरिएंट आएगा वॉर करने के लिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस बात की पॉसिबिलिटी कहां से है? मिस्टर ही हू रिमेन्स का ही डायलॉग है, माय वेरिएंट्स आर आउट देयर। ये सीन तब का है जब सिल्वी ने उसको नहीं मारा था और सीक्रेट टाइमलाइन की ब्रांचेस बनना चालू नहीं हुई थी। ऐसे में अगर सारे के सारे यूनिवर्स उसके कंट्रोल में, तो वो किसकी बात कर रहा होगा? रिप्लाई में लोकी बोलता है, We'll find them. There's too many. I won't stop. ये टू मैनी कहीं काउंसिल ऑफ कैंग की बात तो नहीं चल रही, क्योंकि ये बात की पॉसिबिलिटी है कि ही हू रिमेन्स ने जितने भी कैंग के वेरिएंट्स को हराए थे वो सब ये सीक्रेट टाइमलाइन से बाहर कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंटमैन क्वांटमेनिया के एंड में जो अपन ने वो पूरा फाइट वाला देखा था, अगर ये चीज लोकी के कंट्रोल वाली यूनिवर्स में हो रही है तो फिर क्या डर है, वो तो खुद टाइम का देवता बन चुका है। आंसर्स अपने को अगले 3-4 साल में मिल जाने चाहिए अगर मार्वल ने ये कैंग वाली प्लॉट लाइन को ऐसा खत्म नहीं कर दिया तो, क्योंकि पहले रूमर्स आ रहे थे कि वो लोग अब कैंग को साइड में करने वाले हैं, अब आ रहे हैं कि शायद नहीं करेंगे।
लोकी वर्सेस वॉचर वाली डिबेट भी चल रही है कि दोनों में क्या डिफरेंस रह गया। सोचने जाओगे तो दोनों के रोल्स काफी ओवरलैप करते हैं, बट देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस। वॉचर का काम है कि मल्टीवर्स के अंदर चीजों को देखना, जबकि लोकी ने पूरे मल्टीवर्स को जिंदा रखा है। व्हाट इफ के एपिसोड में वॉचर की फाइट जब अल्ट्रॉन के उस वेरिएंट से हो रही थी जिसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन थे, तो वो काफी बुरी तरीके से हारा था। लोकी के पास पावर आ चुकी है कि अगर उसका बस चले तो वो अल्ट्रॉन को कभी बनने ही ना दे। नेक्स्ट थ्योरी कि लोकी के स्किन का असली कलर ब्लू है और वो मैजिक से अपना रूप मेंटेन करता था, तो टीवीए में जब मैजिक काम ही नहीं करती, ब्लू क्यों नहीं टर्न हुआ? आई डोंट नो, मे बी मार्वल की तरफ से एक ओवरसाइट है, शायद उन्होंने सोचा नहीं। लेकिन अगर तुमको आंसर पता है तो कमेंट से बताना। सेकंड टाइम जब मैंने एपिसोड को फिर से देखा तो काफी सारी छोटी मोटी डिटेल्स, छोटे मोटे डायलॉग से इंफॉर्मेशन पता चलता है। जैसे कि एकदम कूल वाला डिटेल ले लो, लास्ट टाइम जब लोकी उस रूम के अंदर एंटर करता है जहां से वो जाके लूम को तोड़ेगा, ओबी, विक्टर टाइमली, मोबियस, सिल्वी, वो सब वहां पे खड़े हैं। लोकी आता है और वहीं से अपने को एक ऑडियो क्यू सुनाई देता है कि वेलकम ही हू रिमेन्स। उसके बाद अपने को एक 360 शॉट दिखाता है जिसमें लोकी सब कुछ देख रहा है और लास्ट में जैसे हम लोग उसके चेहरे पे लैंड करते हैं ना, आंखों में आंसू है और मेरे दिल में दर्द। इंटरनेट के ऊपर भी काफी चटपटी चीजें दिखी हैं, जैसे कि इस वाले फ्रेम में मोबियस के कंधे पे जो तुम हाथ देख रहे हो ना, लोग बोल रहे हैं कि वो लोकी का है, मतलब एक्चुअल में हाथ वो सिल्वी का है, लेकिन मोबियस डायलॉग बोलता है कि लेट टाइम पास, और उसके बाद वो हाथ उसके कंधे पे आकर रखता है। अब ये फ्रेमिंग ऐसी रखी गई है जिसमें सिल्वी दिख नहीं रही है, तो एक तरीके से तुम इसको एक मेटाफोर की तरह ले सकते हो, एक हिडन मीनिंग की शो के क्रिएटर्स अपने को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ लोकी उसके पीछे खड़ा है। क्योंकि इसी के बाद फटाक से हम लोग कट करते हैं लोकी के क्लोजअप वाले शॉट पे जहाँ पे वो वर्ड्स एको हो रहे हैं कि लेट टाइम पास। दोनों के बीच का रोमांस इतना बेस्ट पॉइंट था ना इस शो का। और तुम सोचने जाओ तो फाइनल डिसीजन लेने से पहले जब वो मोबियस से एडवाइस लेने जाता है तो वो पहले सीन पे जाता है जहाँ पे वो उससे पहली बार मिला था। वहां पर मोबियस एडवाइस के नाम पे एक लाइन बोलता है कि मोस्ट पर्पस इज मोर बर्डन देन ग्लोरी, एंड सो द ऑर्फन प्रिंस गॉट इनफ पावर टू फुलफिल हिज ग्लोरियस पर्पस। I assure you, brother, the sun will shine on us again.